हड़प्पा सभ्यता के इस भाग में हम वाणिज्य और व्यापार का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय के साथ साथ ये व्यापारी प्रधान थी। कैसे इसका व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार कैसा था, कौन सी वस्तुएं आयातित और निर्यात की जाती थी, व्यापार का माध्यम क्या था, उसमें परिवहन के साधन क्या थे, जिनके आधार पर उसमें वाणिज्य व्यापार इतने उत्कर्ष पे पहुंचा। व्यापार की दशा एवं दिशा। सिंधु निवासियों, सिंधु सभ्यता व्यापारी प्रधान था, नगरीय सभ्यता थी। व्यापार सिंधु निवासियों के पक्ष में था। अधिशेष उत्पादन को बेचने के लिए नगरों की आवश्यकता पड़ती है। इसी नगरीकरण के कारण व्यापार सिंधु निवासियों के पक्ष में था। तत्कालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें नगरीकरण इतना ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण वो व्यापार के मामले में सिंधु सभ्यता से पीछे रह गए। व्यापार की दशा और दिशा को दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किसी भी नगर के लिए दोनों व्यापार जरूरी हैं कि उसके आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छे हों। जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना नगर का विकास तेज़ी से होगा। सिंधु निवासियों को कच्चे माल का अभाव रहता था, जिनकी पूर्ति वह आसपास के राज्यों तथा विदेशी देशों से करते थे। तो आंतरिक व्यापार हम देखेंगे कश्मीर हिमालय से, शिलाजीत कोलार मैसूर की खान से, सोना काठियावाड़ से, शंख कौड़ियाँ बलूचिस्तान से, चांदी दक्षिण भारत से, बहुमूल्य रत्न इत्यादि वस्तुओं को अपने यहाँ आयात करते थे, अपने यहाँ मंगाते थे और उनसे निर्मित वस्तुओं को ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेचते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखेंगे सुमेरियन, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, ईरान व अफगानिस्तान से व्यापार होता था, जिसमें सुमेरी मेसोपोटामिया प्रमुख है। उसके जो शहर हैं, सुमेरी मेसोपोटामिया के जो प्रमुख शहर है उर, किश, लगस, टेप्पर, निप्पुर, तेल, असर, हम्मा से सिंधु मोहरें प्राप्त हुई हैं। पूर्व मेसोपोटामिया का प्रमुख बंदरगाही नगर है। यहाँ से सिंधु सभ्यता की काफ़ी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की मुहर से सुमेरियन नाव का चित्र मिला है, जिससे पता चलता है कि सिंधु निवासियों का व्यापार सुमेरियन निवासियों से था। सारगोन शासक मेसोपोटामिया 2350 ईस्वी में सारगोन का एक अभिलेख मिला है, जिसमें 3 नामों का उल्लेख किया गया है। मेलुहा का समीकरण सिंधु घाटी सभ्यता से है, मगन का समीकरण मकरान तट से है, दिलमुन का समीकरण बहरीन से है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि मेलुहा का समीकरण किससे है, तो यह जान लीजिएगा कि मेलुहा का समीकरण सिंधु घाटी सभ्यता से है, मगन का समीकरण मकरान तट से है और दिलमुन का समीकरण बहरीन से है। दिलमुन ही बिचौलिए की भूमिका अदा करता था। मेसोपोटामिया के बड़े क्षेत्र से सिंधु मोहरें तथा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे बृहद स्तर पर व्यापार का पता चलता है। ज़्यादातर जो अवशेष है सिंधु सभ्यता के मिले हैं मेसोपोटामिया, जिससे पता चलता है कि ये व्यापार जो है सिंधु निवासियों के पक्ष में था। मिस्र में जानते हैं कि पिरामिड है, पिरामिड में मम्मी रखे गए हैं। वो मम्मी का मॉडल लोथल से मिला है, जिससे पता चलता है कि लोथल उस समय मिस्र से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। फारस की खाड़ी का प्रमुख देश दिलमुन, जिसका समीकरण बहरीन से है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बिचौलिए की भूमिका निभाता था सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि कौन जो है बिचौलिए की भूमिका निभाता था, तो बहरीन कभी पूछता है, कभी दिलमुन पूछता है, दोनों एक ही हैं। दिलमुन के कई उपनाम हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। दिलमुन जो बहरीन देश है उसका कई उपनाम है। पहला है सूर्योदय का देश, साफ सुथरे नगरों का देश और हाथियों का देश। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इस पर ध्यान दीजिएगा। लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं और भारतीय नाव का एक चित्र मिला है। ईरान व अफगानिस्तान के 2 स्थल मिले हैं, मुंडिकाक और सोर्तबुज, जो व्यापार में सहायक थे। ये उत्तरी और पश्चिमी स्थल हैं, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने माल को ईरान और अन्य देशों से बेचने के लिए केंद्र के रूप में सोर्तभुई और मुंडकाक का विकास किया। ईरान से लाजवर्त और चांदी मिली है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अफगानिस्तान से मात्र 2 ही स्थल मिले हैं, मुंडकाक और सोर्तभुई। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ईरान से लाजवर्त और चांदी।
हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल का अभाव था, जिसके कारण वो आसपास के राज्यों तथा देशों से कच्चे माल की आपूर्ति करते थे, आयात करते थे। विनिमय का माध्यम उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था। मुहरें मिली हैं, लेकिन मुख्यतः विनिमय का माध्यम उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली था। मोहनजो तथा लोथल से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। बाट मुख्यतः घनाकार थे, कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार और वर्तुलाकार भी मिले हैं। क्या क्या वस्तुएं कहाँ कहाँ से आयातित की जाती थी, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। बहमूल पत्थर कश्मीर काठियावाड़ से, सोना कोलार दक्षिण भारत से। ये आदिकाल से हड़प्पा काल से आज तक सोना जो है कोलार की खान से ही खुदाई हो रही। तांबा मानव द्वारा उपयोग की गई प्रथम धातु है। तांबा राजस्थान की खितड़ी से और मद्रास से। लाजवर्द मणि बदख्शा अफगानिस्तान से। चांदी फिरोजा सीसा ईरान अफगानिस्तान से। शंख कवड़िया सौराष्ट्र भारत दक्षिण भारत से। शिलाजीत हिमालय से, जिसका औषधि उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। नील रत्न बदख्शा से। हरित मणि दक्षिण भारत से। सील खड़ी जिसकी मोहरें बनती हैं, इसको स्टेटाइल कहते हैं, बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से। टिन हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, तांबा और टिन मिलाकर ही इस कांस्य बनता था, तो टिन ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। ये आयात आसपास के राज्यों और विदेशों दोनों से किए जाते थे। क्या क्या वस्तुएं सिंधु घाटी से निर्यात की जाती थी? प्रमुख वस्तुओं में कपड़ा, हम जानते हैं सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधुवासियों को जाता है, जिनको सिंडन कहा गया है। उस समय प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग था। लकड़ी में आबनू, शंख, कवड़ियाँ, मनका, लोथल और चंदूदड़ों से मिला है। हाथी दांत की वस्तुएं, तांबा, लाजवर्द, खजूर और मोरपच्छी, ये वस्तुएं उस समय निर्यात की जाती थी। इसके अलावा और भी ढेर सारी वस्तुएं हैं जो उस समय निर्यात की जाती थी, जिनके कारण व्यापार सिंधु निवासियों के पक्ष में था। मेसोपोटामिया के विभिन्न स्थलों से भारतीय वस्तुएं मिली हैं। मेसोपोटामिया के स्थल सुमेर, उर, तेल, असमर, किस, उम्मा, लगस, निप्पर, असुर, यहाँ से सिंधु वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर पता चलता है कि उस समय व्यापार सिंधु सभ्यता के पक्ष में था। भारत मोर का निर्यात प्राचीन काल से कर रहा है, हड़प्पा से काल कर रहा है। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, जातक ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो वहाँ भी मोर का उल्लेख मिलता है। 22वीं जातक में मोर पक्षी के निर्यात का उल्लेख मिलता है। सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध, फारस की खाड़ी, किन किन देशों के साथ सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे? उसमें फारस की खाड़ी के देश, अफगानिस्तान, बहरीन द्वीप जिसके तादाद में दिलमुंस किया गया है, मिस्र, क्रीट और मेसोपोटामिया से। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों के व्यापारिक संबंध किन किन देशों से थे। तो उसमें मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान, बहरीन सबको याद रहता है, लेकिन क्रीट लोग भूल जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रीट भी देश था जिनका व्यापारिक संबंध सिंधु सभ्यता से था। व्यापार के क्रय विक्रय का माध्यम, हम जान रहे हैं कि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जबकि 2500 मोहरें सिंधु सभ्यता की मिली हैं और फारस की मोहरें मिली हैं, लेकिन मुख्यतः व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित था। सबसे ज़्यादा मोहरें 1200 मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो हड़प्पा से। सर्वाधिक प्रचलित मोहरें वर्गाकार आकार की थी, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मोहरों का निर्माण मुख्यतः सेलखड़ी या स्टेटाइल से बना है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सारगोन युग 2450 ईस्वी था, क्योंकि इसी काल में सर्वाधिक सिंधु मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद सिंधु मोहरों का अभाव हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके बाद जो है मेसोपोटामिया और सिंधु निवासियों के बीच व्यापार में पतन हो गया। देसल, लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। सिंधु मोहरें वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार होती थी। मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से राजमिकांग सीलिंग प्राप्त हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है, उसमें एक श्रृंगी बैल का जो है सर्वाधिक अंकन हुआ है। गाय, घोड़ा या इस तरह से किसी भी गाय, घोड़ा, सिंह का अंकन, गाय, घोड़ा का अंकन नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों की मोहरों पर नाव के चित्र मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो की नाव से सुमेरियन नाव का चित्र मिला है। लोथल की मोहरों से भारतीय नाव का चित्र मिला है। सुमेरियन नाव, उसमें पतवार लगी होती थी, उसको सुमेरियन नाव थी। जो साधारण नाव थी वो भारतीय नाव थी। उस समय लिपि को पिक्टोग्राफ कहते हैं। उसमें हड़प्पा की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी, मतलब किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उसके भाव को व्यक्त किया जाता था। इसकी सबसे बड़ी
दुर्व्यवस्था क्या हुई, लिपि का पढ़ा न जाना। सर्वप्रथम यह लिपि 1853 में जानकारी में आई, संपूर्ण लिपि की जानकारी 1923 में हुई। इस लिपि में मूल 64 अक्षर हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये लिपि कौन सी है, भाव चित्रात्मक है। इस लिपि में मूल अक्षर कितने हैं, 64। कुल अक्षर कितने हैं, 250 से 400 अक्षर। अंग्रेजी के यू आकार के अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, मछली के चित्र का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है। ये उस्ट्रोफेडन गोमूत्रिका विधि दाईं ओर से बाईं ओर, ये जो भाव चित्रात्मक लिपि थी ये उस्ट्रोफेडन विधि से लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर। जैसे गाय पेशाब करती है उसी आधार पे ये विधि बनी थी। पहले दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दायां से बायां, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। लेखन प्रणाली को विकसित करने का श्रेय सुमेरियन सभ्यता को है। किसी भी व्यापार और वाणिज्य के लिए परिवहन के साधनों का बहुत महत्व है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि मुख्यतः व्यापार जलमार्ग से होता था, उस समय भी मुख्यतः व्यापार जलमार्ग से होता था। जलमार्ग भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे पत्तन या बंदरगाही नगर थे जिनके माध्यम से व्यापार होता था, जिसमें लोथल एक प्रमुख बंदरगाही नगर था, जिसमें एक गोदीवाड़ा भी मिला है। लोथल, मेघम, भगतराव, बालाकोट, सुदकेंदुर इत्यादि और भी सारे हैं। ये जो बंदरगाही नगर हैं जिनसे व्यापार होता था। आज भी जलमार्ग ही व्यापार का एक मुख्य मार्ग है। उसमें स्थल मार्ग भी था। स्थल मार्ग में बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे। स्थल मार्ग की हम बात करेंगे तो उसमें सोर्तुघोई और मुंडिका का नाम प्रमुख सा आएगा, जो ईरान और अन्य देशों से व्यापार में भूमिका निभाता था। इसी के साथ ये वाणिज्य और व्यापार समाप्त होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न बहुत उठते हैं और हमारा यह प्रयास रहेगा कि जब ये खत्म हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता तो हम इसमें प्रश्न उत्तर बनाएंगे जो विगत वर्षों में आ चुके हैं किसी भी परीक्षा में, जिससे हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें।